नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। फ्रैक्चर होता है और जिससे कि एक्सपोर्ट्स की संभावना बढ़ सकती है। उसके अलावा इस साल ग्लोबल फूड डिलीवरी समिट की एक्सरसाइज द्वारा कराया जा रहा है वर्ल्ड फूड इंडिया के साथ ही मैन्युफैक्चरर्स हैं, लॉजिस्टिक बिल्डर्स हैं, स्टार्टअप्स, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर सभी वहाँ पर रहेंगे। वहाँ एग्जीबिशन होगा, टेक्निकल सेशंस होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी जो आए हैं उन लोग पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा और सब जो यहाँ इश्यूज हुए हैं मिनिस्ट्री के बारे में हमें पता है, मिनिस्ट्री इस समय 3 स्कीम इम्प्लीमेंट कर रही है हमारी जो लार्ज तक पहुँचने के लिए, ताकि हमारे गांव में रह रही महिला हो, गांव में रह रहे ऐसे उद्यमी हो जो आज की तारीख में इस क्षेत्र से जुड़ना चाहते हैं। पीएमएफएमई सेक्टर के माध्यम से उनकी भी हैंड होल्डिंग हम लोग करने का कार्य करते हैं। उनको भी केंद्र सरकार, राज्य सरकार की मदद से हम लोग न सिर्फ आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करते हैं, बल्कि उनको कैसे उनकी ट्रेनिंग बेहतर हो सके, ट्रेन पर्सन्स भी उनको हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो जाकर उनकी ट्रेनिंग करते हैं, जो जाकर उनको समझाते हैं कि भैया किस तरीके से आप इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग इवन एसएचजी तक जितने सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं उनके तमाम एक सदस्य तक इस योजना को पहुंचाने का हम लोग कार्य करते हैं, जिसके तहत 40,000 रुपए की प्रति सदस्य एसएचजी में हम लोग मदद करने का काम करते हैं, ताकि छोटे ही क्षेत्र में सही पर वो लोग भी सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट्स लगाने के वो लोग काबिल बने। उनको और इंसेंटिव का इशू है, बैंक का इशू है, तो हम लोग बैंक से भी टेकअप करते हैं, रेगुलर बैंक के साथ मीटिंग करते हैं। या तो पर्सनल केसेस पता हो तो बैंक के साथ पर्सनली हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा। मैं सभी का, माननीय मंत्री जी का और सभी लोगों का धन्यवाद। हमारे क्षेत्र में लगे, मैंने अक्सर इस बात का उदाहरण दिया, जिस लोकसभा से मैं आता हूँ, हाजीपुर लोकसभा, वहाँ का केला इतना प्रसिद्ध है, इतना फेमस है। यही केला जब डाउन साउथ जाता है तो केले की चिप्स में ये कन्वर्ट होता है और महंगे दामों पर ये बिकता है। पर अगर यहीं पर इसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लग जाए, यहीं पर अगर इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग अगर बेहतर तरीके से होने लग जाए, तो किसानों को भी ज्यादा आमदनी मिलेगी, राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा, युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में लीची वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारा बिहार। लीची को लेकर, मखाने को लेकर, देश में सबसे ज्यादा मखाने का उत्पादन अगर किसी राज्य में होता है तो वो हमारे ही राज्य में होता है। यहाँ पर आम है, अलग अलग गेहूं है, चावल है, तमाम तरीके के ऐसे उत्पादन जिनको हमारे ही स्टेट में प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी प्रोसेसिंग पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपको अभियान साहब ने प्रमुखता से आपको इस बात की जानकारी दी कि केंद्र सरकार किन किन योजनाओं के तहत हम लोग प्रोसेसिंग यूनिट्स को लगाने का काम करते हैं, जहाँ पे माइक्रो एंटरप्राइजेस से लेकर बड़े उद्योग भी कैसे इसमें समाहित हो सके, इसको लेकर अलग अलग योजनाएं केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जहाँ पे इंसेंटिव्स के माध्यम से, जहाँ पे केंद्र सरकार राज्य सरकार की मदद के माध्यम से हो या कंप्लीटली सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के माध्यम से हो। कई ऐसी योजनाएं हैं जो हम लोग चलाने का काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आप सब जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जरूर आप लोगों में से कई ऐसे होंगे जिनको इसका लाभ मिला होगा। बट आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि और भी लोगों तक इन तमाम योजनाओं की जानकारी पहुंचे। भले वो हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से कई ऐसे उसके सब प्रावधान भी हैं उसके नीचे, जिसके माध्यम से कई ऐसी योजनाएं हैं, क्लस्टर्स की योजनाएं हैं जिसको हम लोग चला रहे हैं। अभी हमारे एक साथी जिक्र कर रहे थे कि पैकेजिंग को भी लेकर हम लोग को बढ़ावा देना चाहिए। एपीसीज हैं जिसके माध्यम से प्रोसेसिंग क्लस्टर्स हम लोग तैयार कर रहे हैं, जहाँ पे न सिर्फ हम लोग उत्पादन की प्रोसेसिंग हम लोग करते हैं, बल्कि वहीं पे उसकी कैसे बेहतर से बेहतर पैकेजिंग की जा सके, कैसे उसकी मार्केटिंग की जा सके, ये प्रावधान भी एपीसीज में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सैंक्शन कर चुके हैं। सीड कैपिटल 20,000 से मेंबर लिया चुका है। पीएलआई के अंतर्गत के 7 प्रोजेक्ट बिहार में अप्रूव हुए हैं। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत हमारे यहाँ 2 मेगा फूड पार्क है बिहार में, एक अग्रगोत्री क्लस्टर है। सीपीपीसी स्कीम में थोड़ा सा डिले भी होता है, तो उसके बाद से एक यूआई खत्म होता है, सैंक्शंस होते हैं, अप्रूवल होते हैं, उसके बाद से अगला यूआई हम निकालते हैं। तो हम लोग कई सुझाव हैं, हम लोग उसका सभी जो सुझाव है उसका हम लोग ध्यान रखेंगे
और कोई इश्यूज है तो इससे प्रोग्राम पर पर्सनली भी हम मिलकर आपसे कर सकते हैं। इंडस्ट्री से जुड़े हुए तमाम हमारे वरिष्ठ साथीगण मौजूद, यहाँ पर सरकार के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी मौजूद, यहाँ पर प्रेस मीडिया के हमारे तमाम पत्रकार साथी। साथियों, आज की इस बैठक का खास उद्देश्य इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री के बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने की सोच के साथ रखी गई। दो महत्वपूर्ण कारणों से उद्देश्य के साथ हम लोगों ने आज के इस इंटरैक्टिव सेशन को ऑर्गेनाइज करने की सोच हम लोगों ने रखी, जहां पर पहली सोच कि इंडस्ट्री की जो समस्याएं हैं, इंडस्ट्री की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, उसके साथ सीधा सीधी मिनिस्ट्री का सामना हो सके, मिनिस्ट्री के समक्ष आप लोगों की समस्याओं को हम लोग लेकर आ सके। मैं थोड़ा सा आग्रह करूंगा, आप सब लोग एकदम ठीक मेरे सामने हैं, मैं करना होता है, उसके बाद से बैंक के लेवल पर सैंक्शन होता है। पीएम KSY स्कीम है, उसके कई कंपोनेंट्स हैं, कोल्ड चेन है, ऑपरेशन ग्रीन्स है, प्रोसेसिंग क्लस्टर है, SAPPC यूनिट स्कीम है। तो इसमें EY निकलता है। EY के बाद जो है हम लोग सभी जो कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं, ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग उन बाधाओं को दूर कर सकें। ऐसे में एक सबसे ज़्यादा कॉमन जो दिक्कत हम लोग को अक्सर देखने को मिलती है वो है चेंज इन लैंड यूज़ को लेकर होती है। कई राज्यों में रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं, लैंड लॉज ऐसे होते हैं कि आसानी से ज़मीन नहीं मिल पाती है। कई राज्यों में NOCs मिलने को लेकर भी, क्लियरेंसेस मिलने को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। इन तमाम बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग इन बैठकों को आयोजित कर रहे हैं। इससे जो भी फीडबैक मिलेगा, भारत का संघीय ढांचा है और हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर ही, और बल्कि हम लोग की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अपना योगदान है, PMFME के माध्यम से दोनों का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में इन तमाम जानकारियों को लेकर जो भी समस्या है उसको राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको जल्द दूर किया जा सकेगा, ताकि आने वाले दिनों में इस उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा हम लोग अपने राज्य में दे सकें। एक ऐसा इनिशिएटिव है जो न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करता है। एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे ये तमाम लोग कैसे एक साथ आकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर अपनी योजनाओं का आदान प्रदान कर सकें, ये वर्ल्ड फूड इंडिया वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पिछले साल भी 2017 से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत की, पर बीच के कुछ साल पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग इसको निरंतरता में चला नहीं पाए, पर पिछले साल से पुनः हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इस उद्देश्य के साथ कि हर साल इस इनिशिएटिव को भारत में किया जाए, ताकि विदेशों से भी जो लोग आए ना सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भारत में कर सके, बल्कि भारत के जो यंग स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी एक इंटरनेशनल मार्केट मिले अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने को लेकर। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगामी 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के का प्रतिनिधित्व इसमें होगा, कई मिनिस्ट्रीज़ का इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरैक्शन भी है इसमें, जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ भी अपनी चीज़ों को फूड से जुड़ी हुई कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको भी वो लोग वहाँ पर प्रदर्शित करने का वो लोग कार्य करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे गांव के एक युवा का स्टार्टअप हो या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम चीज़ें जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो इससे बिजनेस को भी बढ़ावा मिलेगा। B2B हो या B2G हो या G2G हो, कई MOUs पिछली बार भी हम लोगों ने देखे जो ना सिर्फ साइन हुए बल्कि धरातल पर भी वो उतरे हैं। इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई ऐसे बिजनेस इंटरेक्शंस होंगे, कई ऐसे नए
MOU साइन होंगे और कई नए एवेन्यूज़ इसके माध्यम से हम लोग खोलने का अवसर हम लोग को मिलेगा। तो आज इन तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितने साथियों ने इसमें शिरकत किया वो आने वाले दिनों में वर्ल्ड फूड इंडिया में भी वो लोग आएंगे। कई ऐसे बिहार के यंग स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने समय समय पर अपने स्टार्टअप को लेकर जानकारी मेरे संज्ञान में दी, उनको भी हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया में आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि एक सक्सेसफुल एडिशन, थर्ड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग करने जा रहे हैं, उसको कैसे सक्सेसफुल किया जा सके, उसको कैसे और भव्य और बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे समाहित किया जा सके, इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस तरीके के रोड शोज़ हम लोग आयोजित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने किया। बिहार मेरे लिए विशेष मायने रखता है क्योंकि इसी राज्य से मैं आता हूं। तो आज हम लोगों ने बिहार में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया। अब इसके अलावा आप लोग भाई सबसे पहले तो ये न्यायालय की तरफ से आया हुआ ये आदेश है। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं कहूंगा जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो, बट हाँ इस बात पर हम लोग की आपत्ति जरूर है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से हम लोग सुप्रीम कोर्ट में हम लोग एक पुनः विचार याचिका भी हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। जिस तरीके से रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाने की संभावनाएं खोली गई हैं। पहली बात तो जब अनुसूचित जाति की बात आती है, इस बात को मैं स्पष्ट कर दूं कि अनुसूचित जाति में ऐसी जातियां हैं, ऐसी कास्ट को शेड्यूल किया गया है संविधान में जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। शेड्यूल कास्ट का आधार कतई और कभी भी शैक्षणिक व्यवस्था नहीं रही, उनका आधार कभी भी आर्थिक नहीं रहा, इसका आधार हमेशा से अनटचेबिलिटी ही रहा है। इसमें हमारे संविधान में ऐसी जातियों को शेड्यूल कास्ट के तहत शेड्यूल किया गया है जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी छुआछूत का शिकार रही है। तो ऐसे में रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का कंसेप्ट शेड्यूल कास्ट में आ ही नहीं सकता। क्रीमी लेयर का प्रावधान शेड्यूल कास्ट में कभी आ ही नहीं सकता है क्योंकि इसका आधार ही अनटचेबिलिटी रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को मैंने पढ़ा है और उसमें कहीं पर भी अनटचेबिलिटी का जिक्र नहीं किया गया है। भाई आज की तारीख में भी ये उदाहरण हम लोग को देखने को मिलते हैं कि एक दलित समाज से आने वाले युवा को ही घोड़ी पर चढ़ने से रोका जाता है। एक दलित समाज से आने वाले परिवार को मंदिर में प्रवेश करने से रोका जाता है। कई ऐसे उदाहरण हम लोग के सामने हैं जहां पर संपन्न लोग भी जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छी पहचान बना चुके हैं, वो लोग भी जो दलित समाज से आते हैं जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर धुलवाया जाता है। तो आज भी इस तरीके के भेदभाव को प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो जब भेदभाव छुआछूत के आधार पर हो रहा है, ये भेदभाव कहीं शिक्षा के आधार पर नहीं हो रहा है, ये भेदभाव कहीं आर्थिक दृष्टि से नहीं हो रहा है कि भाई आर्थिक तौर पर आप सक्षम हो गए तो अब कोई भेदभाव नहीं होगा। जैसा मैंने अपने उदाहरण में बताया कि कई ऐसे बड़े नाम भी हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, आप सब उन नामों को भी जानते हैं। कई ऐसे बड़े नाम भी हैं जो अगर किसी मंदिर में चले जाते हैं तो उसके बाद उस मंदिर को गंगा जल से धोया जाता है। तो ऐसे उदाहरण आज की तारीख में भी देखने को मिलते हैं। तो जब ये उदाहरण है तो ये दर्शाते हैं कि ये जो भेदभाव हो रहा है ये आपकी आर्थिक दृष्टि पर नहीं हो रहा या आप कितने कामयाब हो गए हैं अपने क्षेत्र में उसको लेकर नहीं हो रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज भी छुआछूत को मानने वाले लोग हैं। और शेड्यूल कास्ट का जब मैंने जिक्र किया, इसमें उन्हीं जातियों को इसमें रखा गया है जो छुआछूत का शिकार कभी ना कभी कहीं ना कहीं समय के किसी दौर पर रही है। तो जब आधार आपका छुआछूत है तो ऐसे में क्रीमी लेयर का प्रावधान
या रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का प्रावधान हो ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इससे असहमति रखती है और इसीलिए हम लोगों ने पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में हम लोग आने वाले दिनों में हम लोग दाखिल करने जा रहे हैं। भाई देखिए, मैं सरकार का हिस्सा हूं और मेरे पास सरकार के भीतर इन चर्चाओं को करने की गुंजाइश मुझे मिलती है। कोई अध्यादेश आएगा नहीं आएगा, इस पे कानून बनेगा नहीं बनेगा, जरूर मैं चाहता हूं, पर ये तमाम बातें गठबंधन के भीतर करने की है, क्योंकि मैं खुद आज की तारीख में सरकार का हिस्सा हूं। ये गठबंधन के भीतर ये बातें की जाए। हाँ, हाँ भाई देखिए, पुनर्विचार तो ये हम लोग का अधिकार है। हम लोग किसी भी जजमेंट को लेकर पुनर्विचार के लिए, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी संस्था हो जो उससे सहमति नहीं रख सकती है, ये एक कानूनी अधिकार है हम लोग के पास, जिसका इस्तेमाल हम लोग जरूर करेंगे। देखिए, पहली बात तो ये दो विषय ऐसे हैं जिसको आप जोड़कर देख रहे हैं। मैं जातीय जनगणना का मैं पक्षधर हूँ, पर मैं कतई जातीय जनगणना का पक्षधर इसलिए नहीं हूँ कि उसके बाद रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन के कंसेप्ट को लेकर आया जा सके। जातीय जनगणना का जहां तक बात रही है, इसकी जरूरत इसलिए हम लोग को है क्योंकि आज की भी तारीख में राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कई ऐसी नीतियां हैं जो जाति के आधार पर ही बनाई जाती हैं, उनको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करने को लेकर, ताकि उन जातियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ा जा सके। इस सोच के साथ इन नीतियों को बनाया जाता है। तो ऐसे में सरकार के पास जरूरी है कि उन जातियों के आंकड़े हों जिनके लिए वो नीतियों को बना रहे हैं, ताकि उसी के अनुपात में उस राशि को आवंटित किया जा सके। तो बहरहाल, जहां मैं एक तरफ में इस बात का पक्षधर हूं कि सरकारों, कई बार न्यायालय भी आंकड़े मांगते हैं कि फलाना जाति की क्या आबादी है, वो आंकड़े जरूर सरकार के पास होने चाहिए। मैं उसको सार्वजनिक करने का मैं जरूर पक्षधर नहीं हूं, बट हाँ, सरकार की अपनी जानकारी के लिए इन आंकड़ों का होना जरूरी है। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com